नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। जब देश का संसद वंदे मातरम के ऊपर बहस कर रहा था, उसी दौरान मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जमुना कुशवाहा की मौत इसलिए हो गई क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से यूरिया के लिए यानी कि खाद के लिए अपने खेतों में खाद के लिए संघर्ष कर रहे थे और मध्य प्रदेश में जिस तरह से वितरण की प्रणाली है, वहाँ पर वो अपनी लाइन में बार-बार टोकन लेने के लिए इसलिए जा रहे थे कि उनकी जगह कोई और ना ले ले और उन्हें खाद मिल जाए। इसके लिए वो लगातार प्रयासरत थे और इस चक्कर में उनकी जान चली गई। इससे पहले उससे पिछले सप्ताह में मध्य प्रदेश के गुना इलाके में भूरी बाई की जान इसलिए चली गई कि भूरी बाई भी पिछले 3 दिनों से लगातार मध्य प्रदेश के वितरण सेंटर पे यूरिया के लिए, खाद के लिए कहीं न कहीं अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही थी और जिस तरह से आप जानते हैं कि विंटर का महीना है और इस विंटर के महीने में अगर 3 दिन तक कोई व्यक्ति रात में लगातार अपनी लाइनों में लगा रहेगा, तो उसकी मौत हो सकती है और इसी में भूरी बाई की जान चली गई और कुशवाहा साहब की भी जान चली गई। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में किसानों की जानें क्यों जा रही है? खाद का संकट क्यों है? और ये संकट बार-बार क्यों उपस्थित हो जाता है? पिछले सीज़न में भी खाद का वहाँ पे संकट था, उसके बाद भी सरकार ने जिस तरह की कार्रवाई की या सरकार जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट कर पाई, उसके बाद फिर अगले सीज़न में वो संकट दोबारा से उपस्थित हो गया है। सवाल ये है कि इस संकट के पीछे की वजह क्या है? हमारे देश में जो यूरिया का जो शॉर्टेज है, जिसके लिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रणाली है और साथ ही जो जिलाधिकारियों का के ज़िम्मे जो ये काम है, वो कितनी मुस्तैदी से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो इस मुद्दे पे हम चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के इस खाद्य संकट की मुख्य वजह क्या है, कारण क्या है? हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। विनोद आनंद साहब हैं कि जो कि सदस्य हैं, प्रधानमंत्री ने जो समिति बनाई थी एमएसपी को लेकर, उसके सदस्य हैं और अनुज सिंह जी, जो कि किसान नेता हैं उत्तर प्रदेश की जो भारतीय किसान यूनियन है, उसके प्रमुख नेता हैं। तो उनसे भी समझेंगे कि मध्य प्रदेश से लेकर यूपी में खाद का संकट क्यों है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं विनोद जी आपसे। मध्य प्रदेश में जो खाद की हालत है, जो यूरिया की क्राइसिस है, वो बार-बार उत्पन्न हो जाती है और देश में अलग-अलग इलाकों में ये यूरिया का संकट है। तो इसकी मुख्य वजह क्या है? जिस तरह से हमारे यहाँ जो प्लांट हैं वो पर्याप्त मात्रा में यूरिया का जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा। हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, हम इम्पोर्ट करने के बाद भी लेट हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे जिस तरह की अफरा-तफरी है, वहाँ पे टोकन सिस्टम है, कई दिन तक किसान लगातार 3-3 दिन तक लाइन में यूरिया के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो मुख्य वजह क्या है? देखिए दरअसल सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग इस ब्लैक मार्केटिंग की वजह से चले गए इस दुनिया से, उनको आप हम सबकी तरफ से श्रद्धांजलि। अ, ये व्यवस्था इसकी नहीं है कि खाद की उपलब्धता नहीं है, यूरिया की उपलब्धता नहीं है। यूरिया की उचित मात्रा में से ज़्यादा उपलब्धता जब फर्टिलाइज़र की बैठकें होती है, जो राज्य सरकारें जो इंडेंट देती है, उनको दे दी जाती है। उनको वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में डीएपी का या जो भी रॉ मटेरियल है रॉक फॉस्फेट की, उसमें जितनी भी फ्लक्चुएशन हो, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार सारा वहन करती है। और वो जितने भी उनको बैग की चाहिए होते हैं, जितनी मीट्रिक टन उनको चाहिए होता है, उससे 10% ज़्यादा समय रहते जो उचित स्थान है, वहाँ पे उपलब्ध करवा दी जाती है। इसकी सूचना सारी की सारी सबको मालूम है। आप भी थोड़ा-सा अगर श्रम करेंगे तो आपको वो फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के तहत जो एक डैशबोर्ड है, वहाँ पे उसकी सारी समुचित उपस्थिति और समुचित व्यवस्था की पूरी जानकारी होती है। दरअसल दिक्कत इसमें यहाँ आती है हम शहरी लोगों में। हम लोग आजकल एयर कंडीशनर से लेकर के और जो हमारी गाड़ियाँ चलती है 2000-1500 सीसी से ऊपर की, इन सब में हमको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और इसके वजह से जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, जो हमको सस्ता यूरिया चाहिए होता है, दिक्कतें वहाँ आती है। आप ये समझिए कि यूरिया की बोरी की कीमत अगर हम सब्सिडी हटा दें तो ₹2200 ₹2400 पड़ेगी, जो कि उनको उपलब्ध 45 किलो की जो बोरी है, उसकी उपलब्धता ज़्यादा से ज़्यादा ₹400 में करवा दी जाती है। 350 से ₹400 में टैक्स के साथ करवा दी जाती है
और अब वो भारत ब्रांड यूरिया तहत उसपे पैकेट पे उसपे सारी व्यवस्था लिखी होती है, बिल पे सारा डिटेल होता है। लेकिन जो हमारे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कल आप देखेंगे कि लगभग 5,000 के आसपास हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जो कंपनियां हैं, जो रिटेल में हैं और जो मार्केटिंग में हैं, कल उनका अपने मंत्री जी का एक पार्लियामेंट में कल एक सवाल के उत्तर में, जवाब के उत्तर में कहा गया, बताया गया है कि अप्रैल से लेकर अब तक 5,000 कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए, जो कि ब्लैक मार्केटिंग में लगे थे। अभी जो अमोनियम नाइट्रेट का सारा व्यापार हुआ, जो नूह एरिया में था, वो सारा ब्लैक मार्केटिंग के तहत था। तो दिक्कत ब्लैक मार्केटिंग की है और जो लोकल ये पूरी की पूरी समस्या जो है वो लोकल है और उसमें काफ़ी कुछ अफ़रा-तफ़री मचती है जिसके कारण इसकी मार्केटिंग समुचित नहीं हो पाती है। तो मेरे ख़्याल से इसमें गलती जिसकी भी हो, वो लगता है जो लंबी लाइनें लगती है, जो उनको कहा गया जैसे मान के चलिए क्यूआर कोड है और उसपे जो इंक्वायरी राज्य सरकारें नहीं कर पाती है, जो जिले में जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर होते हैं और अन्य जो कृषि पदाधिकारी होते हैं, उनकी गलतियाँ इसमें आती है। कुछ वैसे जिले हैं जहाँ पहले यूरिया की तो डिमांड ही नहीं होती, जैसे टीकमगढ़ है और भी मध्य प्रदेश में जो 5-6 जिले हैं, इवन मुरैना का जो भिंड का जो इलाका है, वहाँ पे यूरिया का प्रयोग आज से 5 वर्ष पहले उतना नहीं होता था, लेकिन अचानक वहाँ पे डिमांड बढ़ गई। वहाँ पे वहाँ के डिमांड में 300% का इज़ाफ़ा हुआ अगर आप देखेंगे तो। उसकी उसकी वजह क्या है? क्यों अचानक इज़ाफ़ा क्यों हुआ? ब्लैक डिमांड वहाँ पे क्यों मार्केटिंग बढ़ गई? ब्लैक मार्केटिंग ब्लैक मार्केटिंग मतलब लैंड रिफ़ॉर्म हुआ नहीं। जिस मान के चलिए एक आधार कार्ड पे 5 बोरी यूरिया मिलना चाहिए। अब वहाँ पे 20 बोरी यूरिया की डिमांड लिखवा दी गई। जब ज़मीन उतनी नहीं है, तो उतनी यूरिया का सदुपयोग कहाँ करेंगे वो? तो ये पूरा चेन है, इसके ऊपर एक पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत के अन्य राज्यों में भी ये समस्या जनित है और ये लोकल लेवल पे जो इसकी मार्केटिंग होती है, लोकल लेवल पे जो इसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है और जो ब्लैक मार्केटियर हैं, उनके तरफ से समस्या ज़्यादातर निकल के आती है। उनकी वजह से उन पे नकेल कसनी चाहिए। जी, अनुज जी आपसे जानना चाहूँगा कि मुख्य वजहें सरकारी अधिकारियों की लापरवाही है क्योंकि जो सरकार के अधिकारी हैं वो कहते हैं कि यूरिया का पर्याप्त स्टॉक जो है वो मौजूद है सरकार के पास में। लेकिन जब कोई किसान 3 दिन तक लाइन में इस ठंडे के मौसम में लगा हुआ लाइन में कि उसकी बारी कहीं खत्म हो जाए और कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे उस लाइन में लग लेके टोकन ना ले ले, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जिसको कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही कह सकते हैं या फिर इनसेंसिटिव है एडमिनिस्ट्रेशन सरकारी अधिकारी कि जब हम देश में कह रहे हैं हम गगनयान पे और चंद्रयान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर अगर हम एक यूरिया की सप्लाई को इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो शर्मनाक बात है। शर्म से हमें डूब मरना चाहिए कि उसके लिए किसान की जान चली जाती है। देखिए, सरकारी अधिकारी जो भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोकल स्तर का, वो तो इसके लिए ब्लैक मार्केटिंग को रोकने में नाकामयाब है, तो उसके लिए ज़िम्मेदार है बिल्कुल। बट सच्चाई ये है कि जो सप्लाई पहले होती थी यूरिया की, वो इस समय उतनी नहीं है जितनी पहले पूर्व में होती थी। क्योंकि पहले चाइना से हम लोग 23.8 लाख मैट्रिक टन यूरिया हमें मिलता था, हम वहां से ले आते थे। लेकिन अभी इस साल चाइना ने सिर्फ उसको 8 लाख मैट्रिक टन ही भेजा, मतलब 1/3 ही भेजा, 2/3 गायब है। उसकी पूर्ति के लिए और जगहों पे सरकार ने प्रयास किया बट वहां से नहीं मिल पाया। तो जब सप्लाई जितनी आती थी, जितनी डिमांड थी, जब उसके 1/3 सप्लाई है, उतना हम इम्पोर्ट ही कर पाए, तो कहाँ से पूरा कर देंगे? अब ये जो पूरा हो रहा है वो कैसे हो रहा है ये भी सुन लीजिए। ये जो यूरिया की कमी को सरकार दिखा रही है कागजों में कि हमारे पास पर्याप्त यूरिया है, सरकार के पास कोई पर्याप्त यूरिया नहीं है। सरकार टोटल चाइना से लेती थी, चाइना ने उसमें 2/3 कटौती कर दी, केवल 1/3 इस समय सप्लाई हो रही है 8 लाख मैट्रिक टन की। तो जब कम आएगा तो कम ही बटेगा, लेकिन सरकार को इस चीज को मानना भी नहीं है। सरकार को ये दिखाना कि नहीं है हमारे पास जितना डिमांड है उतना हमारे पास यूरिया है, तो इसलिए सरकार कह रही है, कागजों में कह रही है कि है, वास्तविकता में नहीं है। अगर कागजों के हिसाब से वास्तविकता में भी यूरिया होता
तो सारे सोसाइटियों पे जैसे पहले यूरिया रहता था वैसे इस टाइम भी रहता। क्योंकि आपको याद होगा कि जब अभी धान की फसल लगी थी, जून जुलाई से ये संकट है यूरिया का, और 6 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार के पास वो व्यवस्था नहीं है कि इस किल्लत को दूर कर सके। ये जो त्राहिमाम यूरिया के लिए लगा हुआ है, कहीं किसान पीटे जा रहे हैं, कहीं उनकी मौत हो जा रही है, कहीं लाइन में खड़े खड़े उनको चक्कर आ रहा है, ब्लैक मार्केटिंग के पे वो आश्रित हो गए हैं। इन चीजों के लिए तो पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है और सरकार में बैठे अधिकारी जिम्मेदार हैं। अगर ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, आप बताइए मुझे कि कौन उसको रोकेगा? ब्लैक मार्केटिंग कौन रोकेगा? गवर्नमेंट का काम है ना ब्लैक मार्केटिंग रोकना। मतलब सोसाइटी पे खाद नहीं पहुंचती और जो काला बाजारी करने वाला व्यापारी है उसके गोदाम में खाद की बोरियां भरी पड़ी हुई हैं। तो ये किसकी दुर्व्यवस्था है? इसको कौन सुदृढ़ करेगा? इसको कौन सही करेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार की जिम्मेदारी की हंटर चला करके उसके जो प्रतिनिधि के तौर पे अधिकारी बैठे हैं जिले में, वो इस पे लगाम लगाए, और जो यूरिया है, जो उसकी किल्लत है, जो भी सरकार अरेंज कर पा रही है, वो किसी काला बाजारी करने वाले के गोदाम में ना जा करके सोसाइटी में जाए, और उस सोसाइटी से किसान के खेत में जाए, तब जाके ये दिक्कत खत्म होगी। क्या इसकी वजह ये भी है कि कुछ इलाकों में वैसी फसलें ज़्यादा किसान उपजा रहे हैं जिसमें कि यूरिया की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जैसे कि टीकमगढ़ के इलाके में या गुना के इलाके में मेज़ इस बार ज़्यादा बोया गया है सोयाबीन की जगह। क्या ये भी वजह है कि जिससे यूरिया की खपत ज़्यादा बढ़ गई है? देखिए, खेत तो उतना ही है ना, हिंदुस्तान का क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं गया, ना हिंदुस्तान के किसान बढ़ गए। आप सिर्फ एमपी को पकड़ के मत बात करिए, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। यूपी में तो जहां जो फसल होती थी ट्रेडिशनल वही हो रही है, बट यहाँ भी तो किल्लत है। मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश से ज्यादा यहाँ किल्लत है। तो ये तो कहने वाली बात होगी कि किसी एक स्पेसिफिक जगह पे लोगों की डिमांड बढ़ गई इसलिए घट। टीकमगढ़ कितनी बड़ी जगह है? क्या टीकमगढ़ के अंदर इतनी क्षमता है कि वहां के किसानों के अंदर कि वहां अगर डिमांड बढ़ गई तो पूरे देश में यूरिया की किल्लत हो जाएगी? आपको ऐसा संभव लगता है? अगर केवल नहीं, एमपी का ये तो रहता या ये टीकमगढ़ के अगल बगल अलग-अलग के। जैसे ये गोरखपुर में भी ये शिकायतें आई है, यूपी के कई जिलों से शिकायतें आ रही है कि वहां भी यूरिया की किल्लत है। सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं नहीं, है, पूरे ये तो देश में। सरकार को अपनी नाकामी छुपानी है, तो सरकार कुछ न कुछ तो उसमें कहेगी कि इस वजह से हो गया, इस वजह से हो गया। आप ये मुझे बताइए ना कि अगर टीकमगढ़ के में ज्यादा डिमांड बढ़ गई तो टीकमगढ़ के आसपास के जो जिले थे वो प्रभावित होने चाहिए। पूरा एमपी कैसे प्रभावित हो रहा है? अगर गोरखपुर में कोई ऐसी फसल वहां के किसानों ने ट्रेडिशनली खेती से हट करके कोई नई खेती अगर स्टार्ट किया और वहां डिमांड यूरिया की बढ़ गई, तो गोरखपुर मंडल के किसानों को प्रभावित होना चाहिए था, वहां की सोसाइटियों को प्रभावित होना चाहिए था। ये पूरा उत्तर प्रदेश क्यों परेशान है? पूरा एमपी क्यों परेशान है? पूरा छत्तीसगढ़ क्यों परेशान है? पूरा महाराष्ट्र क्यों परेशान है? क्योंकि देश में यूरिया की किल्लत है। सरकार की ये गलत नीति है। सरकार उसको नहीं पूरा कर पा रही है। 6 महीने से सरकार के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है कि सरकार उस पर कोई ठोस कदम उठा सके ताकि जो किसान त्राही त्राही कर रहा है यूरिया के लिए उसको खत्म किया जा सके। ये कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि सरकार ये मन बना चुकी है कि आप चाहे जितना चिल्लाते रहो, हम वही करेंगे जो हमें करना है, और हम कागजों में सिर्फ दिखाएंगे कि इस देश में यूरिया की कोई कमी नहीं है। जबकि आप किसी भी खेत खलिहान में खड़े होकर के जब किसानों के चेहरों को देखेंगे तो निश्चित तौर पे उस पे से एक चीख निकलेगी कि हाँ, हमें 6 महीने से लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमें सरकार यूरिया नहीं मुहैया करा पा रही है। विनोद जी, सरकार ने कई सारे एफर्ट किए जिसमें कि 6 नए ऐसे जिसको कहते हैं प्लांट लगाए गए जो ऑपरेशनल हुए। उससे यूरिया की जो उपलब्धता है जो डोमेस्टिक लेवल पे उसको बढ़ाने की कोशिश हुई। लेकिन अब भी जो ज़रूरत जितनी है कि यानी कि 40 मिलियन टन की अगर ज़रूरत है तो हम तकरीबन 38 मिलियन टन के आसपास ही पहुँच पाते हैं। और इम्पोर्ट के ऊपर हमारी काफ़ी कुछ डिपेंडेंसी है, 10 मिलियन टन से ज़्यादा की इम्पोर्ट पे हमारी डिपेंडेंसी है। तो वैसी स्थिति में जब हमें पता है कि इतने यूरिया की ज़रूरत है तो टाइमली क्यों नहीं सरकार इम्पोर्ट कर लेती या फिर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको रेज़ करे, या फिर कई सारे लोगों ने ये भी सजेशन दिया है कि जो पीएनजी गैस के जो प्लांट हैं वहाँ से यूरिया की का प्रोडक्शन का काम को बढ़ाया जाए। तो आखिर मुख्य वजहें आपको क्या समझ में आती है? और सरकार ने जो एफर्ट किए हैं, जैसे कि नैनो यूरिया से लेकर तमाम जो
जो नीम कोटिंग वाली यूरिया, ताकि नॉन एग्रीकल्चर पर्पस में उसका इस्तेमाल नहीं हो। आपको लगता है कि ये सब वजहें काफ़ी है, या अभी भी सप्लाई चेन में या फिर प्रोक्योरमेंट में काफ़ी कुछ लूप होल्स बचे हुए हैं, जिसकी वजह से ये क्राइसिस सॉल्व नहीं कर पा रही है सरकार? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न रखा है। मैं थोड़ा-सा समय चाहूँगा और पहले जी, के हमारे जो वक्ता हैं, उनके भी सवाल का जवाब इसमें निहित होगा। देखिए, सिर्फ़ यूरिया की अगर आप डिमांड देखें और उसका उसके सप्लाई के बारे में आप सबसे पहले आपको ये जान लेना होगा कि हम चाइना के रास्ते खरीदारी नहीं करते हैं रॉ मटेरियल की और हम बाहर से बना-बनाया यूरिया नहीं लाते हैं, हम अपने यहाँ बनाते हैं। और हमारे यहाँ उसके लिए एडिक्वेट प्लांट्स हैं, उचित संख्या में हैं और प्रोडक्शन उचित मात्रा में है। जो भी व्यवस्था रही, जो जैसा कुछ भी हुआ, या तो वेस्टर्न ब्लॉक से या कनाडा के ब्लॉक से या जॉर्डन से या इजिप्ट से या जहाँ-जहाँ से भी आप देखेंगे, वहाँ से हम जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उस रॉ मटेरियल का भाव ऊपर-नीचे होने के बावजूद भी उसका खर्चा सरकार वहन करती है, ताकि हमारे किसान भाइयों को उचित जो एक रेट है उसमें यूरिया की उपलब्धता करवा पाएँ, यूरिया की, रॉक फॉस्फेट फॉस्फोरस, एनपीके तीनों की। वर्तमान में अगर आंकड़ों में आपको मैं बताऊँ, तो मध्य प्रदेश का जो सीज़नल रिक्वायरमेंट है, वो 20 लाख मीट्रिक टन का है। मैं फिर से आपको याद द द बताता हूँ, 20 लाख एलएमटी का है। अगर आप खरीफ सीज़न का और रबी का दोनों का देखेंगे इसमें तो। और प्रोरेटेड डिमांड जो है वो मतलब अमूनन एक तरीके से कहिए कि 1 अक्टूबर 2024 से लेके फरवरी 2025 तक का जो डिमांड था वो 19.53 एलएमटी था और उसकी अवेलेबिलिटी उस समय जो थी वो 22.07 एलएमटी उपलब्ध करवा दी गई थी। और ये कहाँ उपलब्ध है? अगर आप कहेंगे कागज़ों में उपलब्ध है, कागज़ों में यूरिया उपलब्ध नहीं होता है। वो उसके उनके गोडाउन्स होते हैं, उन गोडाउन की एक व्यवस्था बनी हुई है उस देश में, उसके अनुसार होता है। इसके अलावा जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक था उसका 3.11 एलएमटी वहाँ पहले से उपलब्ध था। यानी कुल मिला के डिमांड थी 20 की और वहाँ उपलब्ध 24 के आस-पास, 24 एलएमटी के आस-पास उपलब्ध था। तो कहीं उपलब्धता में सरकार की तरफ से ये कहीं नहीं है कि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। जो भी हिस्टोरिकल असेसमेंट है, रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा उसकी उपलब्धता करवा दी जाती है। तो दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अगर मान के चलिए जैसे आपने टीकमगढ़ का उदाहरण दिया, मक्के का अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता भी है, तो उसमें तो यूरिया और कम जाना चाहिए, उसमें यूरिया की खपत कम होती है, तो क्रॉप के फसल के विविधीकरण से इसका कोई लेना-देना नहीं है। दिक्कत वहाँ पे आती है जो ब्लैक मार्केटियर का जो नेटवर्क है और जो सप्लाई चेन का नेटवर्क है और जो पॉलिटिसाइजेशन इसका जो हो चुका है कि जो कम्युनिटी और तमाम 10 तरह की चीज़ें हैं उसमें उनको उलझा दिया जाए। अगर मेज़ सोयाबीन से रिप्लेस भी करती है और वो फर्टिलाइज़र इंटेंसिव क्रॉप है, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उतनी उससे ज़्यादा उसकी उपलब्धता बाज़ार में है। तो कहीं से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने देखा कि रसिया के साथ हमारा एक समझौता भी हुआ है। हम यहाँ और प्लांट लगा रहे हैं उसमें, पहले से भी और प्लांट लग चुके हैं। जो प्राइवेट सेक्टर की मतलब जिनका दिया गया है, 172 कंपनियाँ इसमें हैं फर्टिलाइज़र के बिज़नेस व्यापार में। लेकिन प्राइवेट कंपनियाँ सारी की सारी मिला के सिर्फ़ 30% उपलब्धता करवाती हैं किसानों की। उसके अलावा जो 70% के आसपास जो उपलब्धता करवानी होती है, वो कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से इफ़को और क्रिफ़को और तमाम जितने भी संस्थाएँ हैं, इनके माध्यम से उसकी उपलब्धता करवाई जाती है। तो ये तो आपको मतलब मैं शुरुआती आंकड़े बता रहा हूँ कि जिससे एक क्लैरिटी हो जाए। चाइना से हमारा एग्रो केमिकल्स में पेस्टिसाइड के एक्टिव इंग्रीडिएंट्स आते हैं। तो बहुत बड़ा एक मतलब यूरिया का वहाँ से सप्लाई आता है, ऐसा तो मतलब मैंने नहीं जानकारी ली है। मैं इस पे और शोध करूँगा, पदाधिकारियों से और पूछूँगा अगर ऐसी कोई बात होती है, तो फिर मैं आपके माध्यम से जनता के बीच में अपनी बात रखूँगा। लेकिन वर्तमान में उसका कोई लेना-देना उसमें नहीं है। जो बेह समस्या आती है जिसको केंद्र सरकार झेलती है और केंद्र सरकार वो ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन और जो इक्विटेबल एलोकेशन करती है, जो सप्लाई चेन की जो सारी लास्ट माइल डिलीवरी है, वो सब कुछ सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है, वो सबको बताया जाता है
उसका पूरा एक समुचित उस पे सर्कुलर है, उस पे थोड़ा देखें। लेकिन ये जानबूझ के ये क्रिएट किया जाता है। ये क्रिएट इसलिए किया जाता है कि सस्ता नाइट्रोजन इंडस्ट्री को चाहिए, उद्योग को चाहिए। कौन से उद्योग को चाहिए? पहले जो था एयर कंडीशनिंग एक बहुत मतलब आज से अगर 15 साल 20 साल आप कहें तो एयर कंडीशन गाड़ियां भी कम होती थी, एयर कंडीशन घर भी कम होते थे। आज अमूनन गांव-गांव में गांव के घरों में भी एयर कंडीशनर्स लगा हुआ है। बड़ी-बड़ी गाड़ियां चलती हैं, शादियों में उसकी डिमांड होती है। तो नाइट्रोजन का जो इंडस्ट्रियल डिमांड है खास करके प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए और वहां पे ब्लैक मार्केटिंग होती है। तो ये सरासर करप्शन का विषय है, सरासर इस पे जो राज्य का जो हमारा जो हर जिले में जो एक सिस्टम बना हुआ है, उनको इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब उसमें हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, हम तो उपलब्धता करवा सकते हैं और फिर उसके ऊपर एक वॉच रख सकते हैं। हाँ, लेकिन कर क्या सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि क्यूआर कोड है, क्विक रिस्पॉन्स कोड जिसको कहते हैं, सारी बोरियों पे होनी चाहिए, तो हमारे किसान भाई भी उसमें सहयोग करें। उनको जो यूरिया मिल रहा है वो नकली है या असली है? क्योंकि नकली यूरिया भी इसी बहाने बहुत दी जाती है जिसका प्रभाव दूसरा पड़ता है। फिर एक तीसरा विषय आता है कि जैसे ही हम नैनो यूरिया को लेके आए, तो नैनो यूरिया को लेके आने पे जो इंटरनेशनल कार्टेल है, जो 1.5 लाख 2 लाख करोड़ का है, 1.5 लाख 2 लाख करोड़ का हम उतना खरीदते हैं हर प्रत्येक वर्ष, वो एक्टिव हो गया। वो ये कहता है कि ये नैनो यूरिया के आप ये समझिए कि अगर हमारा देश में नैनो यूरिया हम हमारे किसान उपयोग करना शुरू कर देंगे, जो कि अभी कर रहे हैं, तो उस इंटरनेशनल कार्टेल का क्या होगा जो हर प्रति वर्ष 1.5 लाख करोड़ रुपया उनको जाता है। उसके जो व्यापारी जो विदेश में भी बैठे हैं और जो देश में भी बैठे हैं, उनका एक कोहेरेंट एक अटैक है नैनो यूरिया के ऊपर। वो कहते हैं कि नैनो यूरिया कामयाब नहीं है, नैनो यूरिया से दिक्कतें होती है। अरे भाई नैनो यूरिया जो होता है वो ड्रोन से उसकी स्प्रेइंग होती है, हाथ से उसकी स्प्रेइंग नहीं होती है। उसका तो और भी अलग विज्ञान है। जो प्लांट जो सोक करता है, जितना परसेंटेज नाइट्रोजन उसमें सदुपयोग होता है, वो बोरियों में नहीं होता। उस वो ये जो सामान्य ट्रेडिशनल यूरिया उसमें नहीं होता। तो इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है, इसके पीछे एक पूरा एक अप्रोच है और सारी सरकारें, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनको ये सारी चीज़ें समझ में आती है, वो काम कर रहे हैं। हम जैसे जो किसानों के साथ काम करते हैं, जो गाँव में किसानों के साथ बैठते हैं, हमारा और मीडिया का, आप सारे हितधारकों का उद्देश्य ये होना चाहिए कि उनको हम उसकी बारे में उसकी समुचित जानकारी दें, कि वो अपने जिले का स्टॉक चेक करें। जब जिले का स्टॉक जैसे ही मान के चलिए अगला सीजन में जो यूरिया की स स का की जो ज़रूरत होती है, जिले में उसके स्टॉक की सूचना देना उनका लेना उनका अधिकार है। तो अपने कृषि विज्ञान केंद्र से या जिला के कृषि पदाधिकारी से उस स्टॉक की सूचना ले सकते हैं भई कि हाँ, मान के चलिए कि अमुक जिले में कितना हमारी ज़रूरत है और कितना उसकी उपलब्धता है। तो वो सारी जानकारी उनको उपलब्ध करवा दी जाएगी और अगर नहीं होती है तो मैं इसके लिए उपस्थित हूँ। जो हमारे 787 जिले हैं, मैं सबका ब्यौरा आपको आपके माध्यम से जब ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको जिस मोड में आप कहेंगे उस मोड में आपको उपलब्ध करवा दूँगा। लेकिन जो ब्लैक लेकिन मार्केटियर है, उनसे लड़ना लेकिन हमारा एक सब काम है। एक सवाल है कि आपने जो कहा कि जो किसानों के लिए यूरिया है, जो सब्सिडाइज़ यूरिया है, उसको ब्लैक मार्केटिंग के ज़रिए जो इंडस्ट्रियल यूज़ में करने वाले जो लोग हैं, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दूसरा एक पक्ष इसमें है कि जब हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा सिस्टम है, क्योंकि जो देश के अलग-अलग हिस्सों में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो पैक्स के ज़रिए किया जाता है या फिर जो वहाँ पे एजेंसियाँ हैं, उसके ज़रिए किया जा सकता क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि पूरे देश भर में कि जिस तरह से आज की तारीख में ढेर सारी डिलीवरी किसानों के घर पे प्रोडक्ट का किया जा सकता है। कई सरकारों ने इस तरह की स्कीम वेलफेयर स्कीम चलाई है कि भाई जिस तरह से ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसी एजेंसियाँ आप सामान को ऑर्डर करें, तो उसी तरह से किसानों के घर पे ही वो उस यूरिया का डिस्ट्रीब्यूशन हो। उसके लिए कोई 3 दिन तक जाड़े के महीने में रिमोट जगह पे लाइन में लगी हुई 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन है, ट्रक जा रहा है जिसमें यूरिया को लोग लूट ले रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था हम भारत में कैसे अफ़ोर्ड कर सकते हैं? मैं तो और जानकारी लूँगा, मैं आपसे एडुकेट हो रहा हूँ इस मामले में। देखिए, जो कोऑपरेटिव यूरिया की उपलब्धता करवाती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है, वो गाँव में होता है, किसान के खेत के पास होता है। पैक्स का जो गोडाउन होता है, वो गाँव में होता है और इफ़को की ख़ासियत यही है कि उनकी जो मंडियाँ हैं, उनका जो गोडाउन है,
वो दूर सुदूर क्षेत्रों में है, वो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में नहीं है। ये मतलब आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर अपना जो उपलब्धता करवाती है, ये लंबी लाइनें जो लगती है, उसमें सबसे बड़ा योगदान उनका है। और सबसे ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग जो करते हैं वो निचले लेवल पे करते हैं। आप इस बात को सबसे पहले मैं आपके माध्यम से समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। तो ये उपलब्धता करवाई जा सकती है, नहीं, ये करवाई जाने की पूरी योजना है। और इस पे ये हम लास्ट माइल पे हैं। और इसके साथ-साथ में मैं आपको कुछ और बताऊँगा जो 2 प्रमुख बात ये है। देखिए क्या है कि अगर आप दाल की खेती कर रहे हैं या दलहन की खेती कर रहे हैं, तो आपको आपको मालूम है कि दाल की खेती करने से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है सॉइल में। मान के चलिए कि अगर हम 1 एकड़ ज़मीन में हम दाल की खेती कर रहे हैं, तो लगभग 300 टन यूरिया के आसपास सॉइल में फिक्स होता है। तो अगली फसल में उतनी यूरिया की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती है। किसान यूरिया इसलिए डालता है कि वो उसको लगता है कि हाँ, ये सस्ता है और चलो इसको डालते हैं, हमारी फसल और अच्छी होगी। न ज़्यादा नाइट्रोजन होने से सॉइल भी टॉक्सिकेट हो रही है। तो हम लोग आगे जो नेक्स्ट जेन अप्रोच उस पे ये है माननीय प्रधानमंत्री जी का, हम डीबीटी करने के विचार में भी हैं कि हम सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो उसका है वो कर लें, ताकि ना ही जो सब्सिडी हम किसान को दे रहे हैं, जो सब्सिडी मान के चलिए हम कंपनियों को दे रहे हैं और जो सब्सिडी हम कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों को दे रहे हैं, वो हम सीधे सीधे किसान को डीबीटी कर देंगे। तो अगर 2200 की बोरी आ रही है तो ओपन मार्केट में वो अवेलेबल, तब आप ये समझिए कि जिस यूरिया में मिलावट इतनी होती है, इतनी ब्लैक मार्केटिंग होती है, उस सप्लाई चेन को हम जॉर्ज सोरस से के द्वारा बनाए हुए रिटेल डिंगो और जिंगो और जेप्टो उनको उनके हाथ छोड़ दें, ताकि वो एक बोरी यूरिया में 5 किलो उसमें यूरिया होगा, बाकी उसमें सारी मिलावट की चीजें होंगी, जब तक उसके घर पे पहुंचेगा और फिर कंज्यूमर कोर्ट में वो परेशान होते रहे। तो वो व्यवस्था कैसे बननी है, वो पैक्स के माध्यम से आपको ये पता होगा कि सारे 2.5 लाख गाँव में पैक्स बनने हैं। इसके लगभग 60-70 हज़ार के आसपास बन गए हैं और उसका उनका कंप्यूटराइज़ेशन हो रहा है, सारा ब्लॉकचेन से कनेक्टेड होगा, सारे गोडाउन होंगे। ये पैक्स टू अपेक्स का अप्रोच है इस गवर्नमेंट में। तो वो व्यवस्था बन रही है, वो 2027 उसका मतलब सनसेट डे है। 2027 तक व्यवस्था बनेगी। इस पे समय लगता है इन चीजों में। ये सारी चीजें लगभग छड़ी घुमाते 1 वर्ष या 2 वर्ष में नहीं होगी। ये 70 साल 60 साल का दर्द है। तो इसको उस व्यवस्था को बनाने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा रुक जाइए। पैक्सों में हर पैक्स के गोडाउन में यूरिया की उपलब्धता उनके वहां पे होगी, उनके गांव में होगी। और हर 5 गांव पे यानी कि हर पंचायत पे एक पैक्स होता है। आपको मालूम ही है कि इस गांव में लगभग 6.5 लाख गांव हैं और 2.5 लाख के आसपास पंचायत है। तो 2.5 लाख गोडाउन बनेंगे और वहां पे उसकी उपलब्धता होगी और ये सारा ब्लॉकचेन कनेक्टेड होगा, पूरी की पूरी बोरियां ट्रेसेबल होगी। और इसके साथ-साथ में जो किसान मान के ये दलहन की खेती कर रहे हैं या वैसी खेती कर रहे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन और तमाम चीजें होती है, उनको सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करने का भी प्रीमियर प्राइस मिलेगा उसमें। और अगर वो यूरिया नहीं डालना चाहते हैं, उसका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, उनका जो भी उसमें ज़मीन में लैंड रिफॉर्म के बाद जितनी भी ज़मीन पे, जितनी बोरी पे उनका जो गैप होगा, उसको डायरेक्ट सब्सिडी के माध्यम से उसको डीबीटी किया जाएगा, वो सारी सब्सिडी को। ये सारी चीज़ें होगी, यही सारी चीज़ें हो ना हो, इसलिए हल्ला-हंगामा करना लोगों का काम है, वो कर रहे हैं। इसी से हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। अनुज जी, आप कितने सहमत हैं विनोद जी की बातों से? आपको लगता है कि जो सरकार के कदम हैं, जो सरकार एफर्ट कर रही है कि यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता हो, लेकिन आज भी हम उस तरह के दृश्य देख रहे हैं जो अंग्रेजों के ज़माने में होते थे कि 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई है और 3 दिन से एक किसान केंद्र पे यूरिया लेने के लिए जाड़े की रातों में डटा हुआ है, बिना खाए-पिए, और उसकी मौत हो जाती है। आपको लगता है कि ये सारी व्यवस्था पैक्स के ज़रिए जो एक कोशिश की जा रही है कि किसानों तक पहुँचे यूरिया, उससे समस्या का समाधान हो जाएगा, या इसकी और कोई वजह किसान देखता है? इसका समाधान कैसे निकल सकता है? देखिए, सब सरकार की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। हमारे साथ जो हमारे मित्र बैठे हैं, वो जो कह रहे हो अपने हिसाब से ठीक कह रहे हैं, क्योंकि भाई सरकारी मुलाजिम है और प्रधानमंत्री की किसी समिति में है फार्म से संबंधित, तो सरकार की ही बात करेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, इनकी नौकरी चली जाएगी, ये उस समिति से हट जाएंगे। तो मैं ये अपनी मुलाजिम जगह जो नहीं कह हूँ, रहे हैं, इनकी बात का मैं बहुत सरकारी ज्यादा। मुलाजिम नहीं हूँ। पहले सुन लीजिए, मैं आपको सुन रहा था ना, बोलने के लिए थोड़ा आप बैठे, सुनेंगे भी ना।
बिल्कुल, पहले बात बिल्कुल। मैं सुनिए आप। सरकारी मुलाज़िम नहीं हूँ, मैं क्लैरिफ़ाई कर दूँ आपको। मैं सरकार से नहीं, कोई आप सुन पैसा लीजिए नहीं पहले हमारी बात ना, मैं तो सुन रहा था आपकी बात, आप जो है तुरंत बोलने लगे यार। पहले चाइना वाली ठीक है भी बात अनुज आप जी। क्लियर करके मैंने जरूर हम लोग आपको चाहेंगे कॉन्टैक्ट नहीं कि किया, अगली आप मुझे बार सरकारी मुलाज़िम सुनिए क्यों बना रहे हैं? कि अगली बार हम लोग उस चीज को भी जाने, मुझे भी करेक्ट कर दीजिए कि चाइना से सरकार इंपोर्ट करती थी कि नहीं करती थी, ठीक है। और दूसरी बात ये रही, जिस हिसाब से हमारे मित्र बता रहे हैं कि जहाँ 20 लाख मेट्रिक टन की जरूरत थी, वहां 24 लाख मेट्रिक टन अवेलेबल है। तो अगर ये इतने बल्क में यूरिया अवेलेबल है, तो क्या उसको किसान खा जा रहे हैं कि हवा खा जा रहा है कि जमीन उसको निगल जा रही है? आखिर वो यूरिया जा कहाँ रही है? अगर डिमांड से ज्यादा अवेलेबिलिटी है तो यूरिया जा कहाँ रही है? मैंने जो चीज कहा आपने उस चीज का जवाब दिया कि यूरिया जो है वो दिखेगी फिजिकली, पेपर्स में नहीं हो सकता। जब पेपर्स में इस देश का जीडीपी जितने है उससे कई गुना ज्यादा दिखाया जा सकता है, तो यूरिया किस चीज का नाम है आप बताइए? ये सरकार कागजों में और आंकड़ों में खेल करने की माहिर है और वही सरकार कर रही है। केवल कागजों में और आंकड़ों में हर चीज अवेलेबल है, बाकी वास्तविकता से सब कुछ दूर है। और यूरिया तो सामने दिख रहा है कि आपने जैसे बताया कि अंग्रेजों के शासनकाल की व्यवस्था दिखाई दे रही है कि 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है और पुलिस बर्बरता से उन किसानों को पीट रही है। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो यूरिया लेने के लिए, ताकि अपनी फसल को पैदा कर सके और उस फसल से इस देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भर सके, उसके लिए वो लोग लाइन में खड़े हुए 3-3 4-4 दिन से। और बताने को तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हाँ, यूरिया जो है डिमांड से बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो कहा कोई ऐसा एक आप जिला बताइए, पूरे देश के अंदर कोई ऐसा एक जिला बताइए जहां यूरिया का संकट नहीं है। आखिर जो एक्सेस यूरिया है, डिमांड से भी एक्सेस है। अभी तो डिमांड वाला ही पूरा नहीं हो पा रहा, एक्सेस वाली यूरिया कहाँ चली गई? और मैं कह रहा हूँ, चलिए आप कह रहे हैं कि यूरिया है, मैं भी मान रहा हूँ कि यूरिया है। अगर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपने कहा कि इंडस्ट्री वाले इसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं, तो अगर आखिर इंडस्ट्री वालों को और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? इस देश के किसान की है कि इस देश की सरकार की है, जिसको किसान ने और इस देश की जनता ने चुन के भेजा है कि हाँ आप जो है बढ़िया से पॉलिसी बना करके इस देश को चलाइए सही तरीके से। ये सरकार की व्यवस्था है ना, सरकार जो है ब्लैक मार्केटिंग रोकेगी। हम नहीं रोकेंगे, आप नहीं रोक पाएंगे। अगर हम लोग रोकेंगे तो उस तरीके को लोग गलत कहेंगे। हम लोग सिर्फ विरोध कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। अगर ब्लैक मार्केटिंग ही इसका मूल कारण है, सरकार ने पूरा भंडार कर रखा है, सरकार ने मांग से ज्यादा उसकी व्यवस्था बना रखी है, तो आखिर वो यूरिया कहाँ जा रहा है? क्या ब्लैक मार्केटिंग करने वाले इतने ज्यादा हावी हो गए कि एक प्रशासन से और शासन से, व्यवस्था से वो लड़ रहे हैं, उनके ऊपर चले जा रहे हैं? इस चीज को नहीं माना जा सकता और कोई इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता कि एक ब्लैक मार्केटिंग करने वाला बनिया या व्यापारी इतना ताकतवर हो जा रहा है कि देश के किसानों की यूरिया को वो अपने गोडाउन में बंद करके रखा हुआ है और सरकार और प्रशासन के लोग उसको वहां से निकाल नहीं पा रहे, उनके ऊपर एक्शन नहीं कर पा रहे। आप बताइए कि अगर ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के गोदाम में वो यूरिया कैद है, तो सरकार ने कितना एक्शन लिया, कितना जो छापेमारी कराई, कितना यूरिया बरामद कराया कि हाँ इतना लाख मेट्रिक टन इसके गोदाम से निकला और इतना लाख मेट्रिक टन इसके गोदाम से निकला। अगर यूरिया है वास्तविकता में, तो वो छापा डाल के सरकार निकलवाए। सरकार के पास पुलिस है, सरकार के पास तमाम व्यवस्थाएं हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर सरकार के कागजों में वास्तविकता में यूरिया है किसानों की आवश्यकता से अधिक, तो यूरिया कहाँ जा रही है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक अच्छी खासी सोसाइटी और कमेटी बना के, टीम बना करके उस पर एक्शन करना चाहिए। और ऐसे लोग जो किसानों के भाग्य के साथ खेल रहे हैं, जिनके वजह से किसानों को 3-3 दिन लाइन में लगना पड़ रहा है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके गोदाम में या उनके घरों में यूरिया कैद है या यूरिया का भंडारण किया गया है। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसा रहता तो सरकार अब तक कोई ना कोई एक्शन लेती। सच्चाई ये है कि इस देश में यूरिया की किल्लत थी जो पिछले 6-8 महीने से है। 70 साल की बात तो आदमी कर देता है। 70 साल में जो अगर दुर्व्यवस्थाएं थी, तभी तो जनता ने उखाड़ के उनको फेंक दिया और आपको चुना। आपको भी इसीलिए नहीं चुना कि आप 70 साल का हवाला देते रहिए कि 70 साल देश में ये नहीं हुआ, 70 साल देश में ये नहीं हुआ, 70 साल देश में जो नहीं हुआ, इसीलिए इस जनता ने आपको चुना। इसलिए नहीं चुना कि आप वही गाथा गाते रहिए कि उन्होंने जो 70 साल किया है वही हम भी 70 साल करेंगे। अगर वो यूरिया पे बढ़िया प्लान नहीं बना पाए, बढ़िया कोई योजना नहीं बना पाए, तो हम भी नहीं बना पाएंगे। ये कोई बात नहीं ठीक है। होती। यूरिया की ठीक है। दिक्कत पिछले 6 महीने से बहुत ज्यादा है, जब से हमने धान की फसल लगाई। और अब गेहूं में भी वही है। उस समय था कि 2-3 महीने की शॉर्टेज है, 2-3 महीने की दिक्कत है, उसके बाद सही हो जाएगा। अभी गेहूं की फसल सब लोग बो रहे हैं, किस जिले में यूरिया आप बताइए? आप समितियों में जाइए, देखिए है ही नहीं खाद।
आता है 2 दिन में खत्म हो जाता है, फिर 10 दिन आप टहलते रहिए, मिलता ही नहीं। और जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले हैं उनके पास है, लेकिन जैसे पहले था उस तरीके से नहीं है, उनके पास भी कम है, क्योंकि किल्लत है, या तो नकली बना के बेचे, जैसा कि आपने कहा। इस बात से मैं सहमत हूँ कि नकली यूरिया अगर जाएगा तो खेतों को नुकसान करेगा, जो फसल तैयार होगी उसको जो व्यक्ति इस्तेमाल करेगा, जो भी लोग उसको खाएंगे, उससे बना हुआ प्रोडक्ट, वो उनकी सेहत पे, उनके ऑर्गन्स पे असर डालेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो नकली यूरिया बन रही है उस पर लगाम लगना चाहिए, लेकिन अगर सरकार ओरिजिनल यूरिया क्षमता के हिसाब से जितनी डिमांड है इस देश के किसानों की, अगर पहले से ही तैयारी करके अगले सीजन के लिए रखे, तो निश्चित तौर पे इस तरीके के संकट से बचा जा सकता है। और देश का किसान जो 3-3 दिन लाइन में लग रहा है, पुलिस की लाठियां खा रहा है, उसी समय को वो अपने खेतों में देगा, तो निश्चित तौर पे उसकी पैदावार भी बढ़ेगी और उसकी खुशहाली भी बढ़ेगी। चलिए अनुज जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और विनोद जी आप हमसे जुड़े आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सरकार को जब धन्यवाद। लगा था कि ब्लैक नोटों की यानी कि एक मार्केट में किस तरह से वैसे ब्लैक मनी का आतंक है, तो सरकार ने नोटबंदी यानी कि डिमोनेटाइजेशन कर दिया था। आज की तारीख में जब सरकार को ये पता है कि अगर यूरिया की कालाबाज़ारी हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, यूरिया की अगर क्राइसिस है, तो सिस्टम में लीकेज है, तो सरकार उस सिस्टम के लीकेज को खत्म करने के लिए क्या कदम उठा रही है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश में किसानों की जानें जा रही है और हम चर्चा वंदे मातरम पर कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए धन्यवाद। आप बने रहिए डायलॉगस के साथ।